हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। केवीएस एग्ज़ाम के लिए ईवीएस का क्लास आज से स्टार्ट हो रहा है। आज यह पहला टॉपिक है, बहुत ही सेलेक्टेड टॉपिक है। इस बात का अंदाज़ा आप इससे भी लगा सकते हैं कि लास्ट टाइम जो केवीएस का एग्ज़ाम हुआ था, इस टॉपिक से 3 प्रश्न पूछे गए थे, अक्षांश और देशांतर टॉपिक से। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। और आज का क्लास देखने के बाद अक्षांश देशांतर से जो भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं वह किस प्रकार से ग्लोब पर खींची गई हैं। और यहाँ ध्यान देने वाली बात एक और है, आपको नोट करनी चाहिए कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं यह वास्तविक रेखाएं नहीं हैं, यानी कि यह पृथ्वी पर खींची हुई वास्तविक रेखाएं नहीं हैं, सिर्फ ग्लोब पर खींची हुई एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, तो यहाँ उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक आने वाली जो रेखाएं हैं इसको हम कहते हैं देशांतर रेखा। और यहाँ पश्चिम से पूरब की तरफ जाने वाली जो रेखाएं हैं यह होती हैं अक्षांश रेखाएं। ठीक है, और अक्षांश और देशांतर रेखाओं की आवश्यकता क्या होती है? तो हम किसी भी व्यक्ति की या स्थान की भौगोलिक स्थिति या वास्तविक स्थिति जो है, एग्जैक्ट लोकेशन जो होता है, वह हम निकालते हैं इन रेखाओं के माध्यम से। कैसे निकालते हैं, समय कैसे निकालते हैं, या जो भी चीज़ें हैं वो आगे हम इस क्लास में देखने वाले हैं। तो चीज़ों को नोट करते रहिएगा। और जो ग्लोब होता है वो हमारे पृथ्वी का क्या है? पृथ्वी का एक प्रकार से नमूना, एक मॉडल है। ठीक है, और उसी नमूने से हम, उसी ग्लोब से हम भौगोलिक अध्ययन करते हैं पृथ्वी का। पृथ्वी में किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति का निर्धारण अक्षांश और देशांतर रेखाओं द्वारा किया जाता है। उसके बाद आप ध्यान दीजिए कि भूमध्य रेखा के बारे में भी एक प्रश्न कभी कभी आ जाता है। तो जो मैंने आपको बताया कि ऊपर से नीचे या उत्तर से दक्षिण आने वाली जो रेखाएं हैं यह देशांतर हो गई, और पश्चिम से पूरब की तरफ खींची हुई जो रेखाएं हैं यह अक्षांश रेखाएं हो गई। तो अक्षांश रेखाओं के कह सकते हैं कि समानांतर। ठीक है, एक रेखा होती है जो कि पृथ्वी को, ग्लोब को दो भागों में डिवाइड करती है, और इसी डिवाइड करने वाली रेखा को, ठीक है, दो भागों में बांटने वाली रेखा को हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करने वाले रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। और यह भूमध्य या विषुवत रेखा भी एक प्रकार का अक्षांश रेखा होता है। ठीक है, अब चलिए अगला जो पॉइंट है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध के रूप में विभाजित करती है। ठीक है, जो रेखा है विषुवत, या फिर इसी को भूमध्य भी कहते हैं, यह उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में पृथ्वी को बांटती है। और एक चीज़ और यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये जो देशांतर रेखाएं हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची हुई, यह रेखाएं होती हैं। लेकिन जो पश्चिम से पूरब अक्षांश रेखाएं हैं, यह रेखा ना होकर कह सकते हैं एक वृत्त होती है, जो कि पृथ्वी को ऐसे घेरे हुए, ग्लोब को ऐसे घेरे हुए है, या इधर से जाके इधर से निकल जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अक्षांश रेखाएं रेखाएं ना होकर वृत्त होती हैं। और यहाँ जो है ये देशांतर रेखा यहाँ से शुरू होगा और आके यहाँ समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यह रेखा ही होता है सिर्फ। अब अक्षांश रेखाओं के बारे में और डिटेल चीज़ें देख लेते हैं डिटेल में। देखिए, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। पृथ्वी के बीचों बीच जीरो अंश अक्षांश रेखा होती है, जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच 0 डिग्री, ठीक है, जो अक्षांश रेखा होती है इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं। धरती पर जिन स्थानों से काल्पनिक रेखाएं गुजरती हैं वहां दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 1 डिग्री अर्थात 111 किलोमीटर होता है। ठीक है, 1 डिग्री का अर्थ होता है 111 किलोमीटर, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा गया है कई बार, इसको नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। अक्षांश रेखाएं रेखा न होकर बल्कि एक वृत्त हैं जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं वृत्त न होकर रेखाएं हैं जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव पर आकर समाप्त हो जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो देशांतर रेखा है यह उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव पर आकर समाप्त हो जाता है। लेकिन ये जो अक्षांश रेखाएं हैं यह ऐसे घूमती हैं, ठीक है, घूमकर वापस आ जाती हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दिशा में 1-1 डिग्री
के अंतराल में 90-90 अक्षांश रेखाएं खींची होती हैं। किसी भी स्थिति में 90 डिग्री से ज़्यादा अक्षांश नहीं हो सकता। ध्रुव पर 90 डिग्री अक्षांश की स्थिति होती है। जो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, यहाँ 90 अंश अक्षांश की स्थिति रहती है। ग्लोब पर सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं और दो अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। तो अगर आपसे पूछे कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी, तो 111 किलोमीटर होगी। चलिए, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा, अब देखिए कुछ और अक्षांश रेखाएं हैं, उसको भी आप देख लीजिए। जो कर्क रेखा होती है ये भी अक्षांश रेखा होती है, और जो मकर रेखा होता है यह भी अक्षांश रेखा का ही एक कह सकते हैं प्रकार है। ठीक है, तो 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उत्तरी दक्षिणी, या क्या है, मकर रेखा इसको कहते हैं, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। और जो 0 डिग्री होता है बीचों बीच, इसको हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा। और ये तीनों रेखाएं कौन से महाद्वीप से होकर गुजरी हैं, प्रश्न ये भी आता है। तो आप याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप से होकर ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। इसको नोट भी कर लीजिएगा, प्रश्न पूछा भी गया है कई बार पहले कि कर्क, मकर और भूमध्य रेखा कौन से महाद्वीप से होकर गुजरती है, तीनों रेखाएं एक साथ। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के एकदम ऊपर होता है। ठीक है, मकर रेखा के एकदम ऊपर सूर्य होता है, कब, 22 दिसंबर को। इस कारण यह दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। ये जो भूमध्य रेखा के नीचे वाला पार्ट है यह दक्षिणी गोलार्ध है, और ऊपर वाला जो हिस्सा है यह क्या है, उत्तरी गोलार्ध है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के एकदम ऊपर होता है। ठीक है, एकदम ऊपर होता है, इस कारण इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। चलिए, ये दो चीज़ें भी नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। जो कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं, जो हमारा ग्लोब है, ये जो पश्चिम से पूरब की ओर रेखाएं या वृत्त खींची हुई हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं जिसको कुछ नाम दिया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, ये हमारा ग्लोब है, ये भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा के ऊपर कर्क रेखा है, और भूमध्य रेखा के नीचे क्या है, मकर रेखा है। ठीक है, तो ये 23.5 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश पर, ये उत्तरी भाग है, ये दक्षिणी भाग है, तो उत्तरी अक्षांश पर जो है रेखा खींची हुई उसको कर्क रेखा कहते हैं। और ये जो नीचे है 23.5 डिग्री दक्षिणी 23.5 डिग्री दक्षिणी उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, या क्या है, कर्क रेखा है। ठीक है, उसके बाद आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं, और 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। 90 अंश उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव, और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, और 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत या भूमध्य रेखा कहते हैं। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिएगा, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं चलेगा, इसको नोट करिए कापी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ देख सकते हैं, जो कर्क रेखा है, अक्षांश भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा, और मकर रेखा, ये तीनों यहाँ अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरी हुई हैं। और आगे हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से देश से कौन कौन सी रेखाएं गुजरी हुई हैं, कौन सा जो आपका देशांतर रेखा है वह कहाँ कहाँ से गुजरा हुआ है, ये सब भी पूछा जाता है कभी कभी। और जैसा कि आपको पता ही है कि आपके सिलेबस में भी दे रखा है कि ईवीएस के टॉपिक तो प्राइमरी लेवल के हैं, लेकिन जो कठिनाई स्तर होगा प्रश्नों का वह 12th लेवल तक हो सकता है, 12वीं क्लास तक। इसलिए 12वीं क्लास के कठिनाई स्तर से चीज़ों को आपको पढ़ना है। अब देखिए, अब देशांतर रेखाओं की बात करते हैं। अभी तक तो हमने अक्षांश रेखाएं पढ़ी, अब देशांतर रेखाएं जो कि यहाँ उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती हैं, ये रेखाएं ये होती हैं देशांतर रेखाएं। चलिए, तो पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। प्रत्येक देशांतर रेखा एक ध्रुव से शुरू होकर दूसरी ध्रुव तक जाकर समाप्त हो जाता है, उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाता है। प्रत्येक गोलाकार वस्तु 360 डिग्री की होती है, आप सभी को पता है, इसलिए पृथ्वी को भी 360 डिग्री में विभाजित किया गया है।
देशांतर रेखाएं 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं, अतः कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। ये नोट करिएगा, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360 है। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती, जबकि अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं एक दूसरे के, ठीक है। और देशांतर रेखाओं के बीच सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ पर है? तो ये यहाँ पर है, ये नोट करिएगा, 0 डिग्री पर। वह देशांतर रेखा जो लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, ठीक, यहाँ ग्रीनविच वेधशाला है इस जगह पर। तो वह देशांतर रेखा, ये जो देशांतर ऊपर से नीचे की तरफ आई हुई है, ठीक है, वह देशांतर रेखा जो लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है उसे हम 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में स्थित देशांतर रेखा को पूर्वी देशांतर रेखा तथा 0 देशांतर के पश्चिम में स्थित देशांतर रेखा को पश्चिमी देशांतर रेखा कहा जाता है। यहाँ आप ध्यान से देखिएगा पिक्चर में, या यहाँ से जो इसके इस साइड है पश्चिम में, उसको क्या बोलते हैं? पश्चिमी देशांतर, 0 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। और इसके पूरब में जो है वह पूरबी देशांतर रेखा हो जाएगा। ग्रीनविच रेखा को प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहते हैं। जो ग्रीनविच रेखा है, यह ग्रीनविच जो रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसको कहते हैं, इसको हम प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। और किन किन नामों से 0 डिग्री देशांतर रेखा को जानते हैं? प्रधान यामोत्तर या प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा, इसको कहा जाता है। तीनों सेम चीज़ें हैं। अब देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमने में कुल 24 घंटे का समय लगाती है, आप सभी को पता है। अतः पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। और यह जो 4 मिनट है इसको ध्यान में रखिएगा, जब प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो 4 मिनट को आपको ध्यान में रखकर ही सही आंसर निकालना होता है। जो फॉर्मूला होता है उसमें आपको ये 4 मिनट याद रखने की ज़रूरत होती है। तो ध्यान रखिएगा कि 1 डिग्री घूमने पर 4 मिनट का समय लगता है पृथ्वी को। अतः प्रत्येक देशांतर के मध्य 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। प्रत्येक देशांतर के बीच कितना अंतर पाया जाता है? 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। आपको पता है कि कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, ये सब क्या है? अक्षांश रेखाएं होती हैं, ठीक है। और ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, कर्क रेखा को कहाँ पर क्रॉस करती है, भूमध्य रेखा को कहाँ पर क्रॉस करती है, और मकर रेखा को कहाँ पर क्रॉस करती है, इससे भी प्रश्न बनता है, ठीक है। तो अल्जीरिया में कर्क रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा क्रॉस करती है, गिनी की खाड़ी में भूमध्य रेखा को क्रॉस करती है, और मकर रेखा को क्रॉस करती है अटलांटिक महासागर में 0 डिग्री देशांतर। यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं आपकी परीक्षा में। यह एक कठिन प्रश्न है, ठीक है, जो चीज़ें आप यहाँ देख रहे हैं। आपको ऐसे सुनने में इजी लग रहा होगा, आसान तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो, लेकिन ये चीज़ें आपके एग्जाम में आ सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, यामोत्तर रेखा भी जिसको कहते हैं हम, यह किस किस देश से, कहाँ कहाँ से होते हुए गुजरा हुआ है? तो देखिए, घाना से, अल्जीरिया से, स्पेन से, फ्रांस, यूके, यूनाइटेड किंगडम जो बोलते हैं, और अंटार्कटिका से 0 डिग्री देशांतर रेखा यहाँ से गुजरा है। जैसे कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, तो इसको ट्रिक के थ्रू आपने याद किया होगा, नोट भी कर लीजिए आप चाहें तो, नोट कर लीजिए, ठीक है, एक बार रिवीजन भी आपका हो जाएगा, भले पहले से पता है। जो कर्क रेखा है यह भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। और 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो इसमें गुजरात है, ठीक, उसके बाद आपका राजस्थान है, उसके बाद नेक्स्ट नोट करिएगा मध्य प्रदेश, एमपी, उसके बाद अगला है छत्तीसगढ़, ठीक है, उसके बाद अगला है झारखंड, उसके बाद नेक्स्ट है आपका पश्चिम बंगाल, उसके बाद है आपका त्रिपुरा, और सबसे आखिरी में मिजोरम, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत में गुजरती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की दिशा में समय आगे होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब समय निकालने के बारे में भी हम देखेंगे, थोड़ा सा वो कह सकते हैं कि 1 2 प्रश्न वहाँ से भी पूछे जा सकते हैं, कि आपसे पूछेगा किस तरीके से, वो मैं दिखा दूँ पहले। देखिए, प्रश्न इस तरीके से एग्जाम में आ सकते हैं
कि जब 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय सुबह के 10 बजे है तो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय क्या होगा। इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए तो अभी ये चीज़ें नोट कर लेते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की दिशा में समय आगे होता है, जबकि देखिए जैसे कि ये है हमारा, मान लेते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। तो इससे इधर आप बढ़ेंगे तो समय घटेगा और इससे इधर बढ़ेंगे तो समय बढ़ेगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ऐसा पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन के कारण होता है। पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है, तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होगा। तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसी के कारण ऐसा होता है। यदि 0 डिग्री देशांतर रेखा पर 12 बज रहे होंगे तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर दोपहर का 1 बज रहा होगा। इस नियम के अनुसार भारत का समय लंदन के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। जो वेधशाला है ग्रीनविच, ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो भारत का समय है वह लंदन के समय से 5.5 घंटा आगे है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और समय रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग समय निर्धारण में किया जाता है, ठीक है। जब समय निकालना होता है तो हम 0 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग करते हैं, इसलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहलाती है। और 180 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग तिथि निर्धारण में किया जाता है, इसलिए 180 डिग्री देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है और ग्रीनविच से पश्चिम के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से पीछे होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है उससे जब आप पश्चिम की तरफ जाएंगे तो समय घटेगा और पूरब की तरफ जाएंगे तो समय बढ़ेगा। देशांतर रेखाओं को पूर्वी देशांतर रेखा तथा पश्चिमी देशांतर रेखाओं को माफ करिएगा, देशांतर रेखाओं को पूर्वी देशांतर रेखा तथा पश्चिमी देशांतर रेखाओं में बांटा गया है। इसलिए यदि देशांतर रेखाओं को 2 बराबर भागों में विभाजित किया जाए तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा होती है, ठीक है। यह जो आपका देशांतर रेखाएं हैं जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव पे मिलती हैं, तो इन रेखाओं को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, पश्चिमी देशांतर रेखाएं और पूर्वी देशांतर रेखाएं, ठीक है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है, इसलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा का समय 12 घंटा आगे तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा का समय 12 घंटा पीछे होता है। इसलिए यदि 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर दिन मंगलवार हो तो 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर दिन एक दिन पीछे अर्थात सोमवार होगा। यदि कोई नाविक 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को पार कर जाता है तो वह अपने घड़ी को एक दिन पीछे कर लेता है, ठीक है। और इन देशांतर रेखाओं के माध्यम से बहुत सारी जानकारी, ये जैसे आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा कि देशांतर अक्षांश रेखाओं के माध्यम से किसी के नेटवर्क के जरिए हम उसके लोकेशन का पता लगाते हैं कि इस समय वह कौन से शहर में, कौन से गांव में या कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो इसका यही महत्व होता है। विषुवत रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक दूरी होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। विषुवत रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक दूरी होती है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं 2 देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी कम होती जाती है। विषुवत रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी 32 किलोमीटर होती है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। इन पॉइंट्स को भी नोट कर लीजिएगा। केवीएस की परीक्षा में यह पहला पॉइंट पूछा जा चुका है। कुछ 4-5 पॉइंट हैं, इनको नोट करने के बाद एमसीक्यू क्वेश्चन बचे हुए हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और कुछ नए पैटर्न के भी क्वेश्चन हैं इसमें। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तब तक आप राहुल एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पैडागोजी के बहुत से क्लास कंप्लीट कराए गए हैं। पैडागोजी का एक एक टॉपिक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको मिल जाएगा और अब से ईवीएस का क्लास भी कंटिन्यू रहेगा। तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा जो भी लोग केवीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में इसी के एमसीक्यू के साथ।